नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक दिलचस्प खबर है। दिलचस्प इसलिए कि अलग अलग नज़रिए से देखने वालों के लिए वो खबर अच्छी, बुरी, डरावनी अलग अलग लग सकती है। आपने देखा होगा, एक तस्वीर आती थी, एक गोल मर्तबान है, एक्वेरियम, गोल सा घड़े जैसा, उसके भीतर एक गोल्डन फिश है, मछली। एक तरफ एक बच्चा है, वो उस मछली को देख रहा है, दूसरी तरफ एक बिल्ली है, वो उस मछली को देख रही है। दोनों का नज़रिया अलग अलग है। बच्चे का नज़रिया अलग है, बिल्ली का नज़रिया अलग है। बिल्ली को शायद लगता होगा मछली निकल जाए बाहर तो इसको खा लूँ। बच्चे को लगता होगा कि कितनी खूबसूरत है ये मछली। चीज़ एक ही है, एक ही एक्वेरियम है, मछली घर है, गोल घड़े जैसा, एक ही मछली है। देखने का नज़रिया इतना अलग हो जाता है। लोग कहते हैं कि एक ग्लास में अगर आधा पानी है तो उस ग्लास को देखने का दो तरह का नज़रिया हो सकता है। कुछ को वो आधी भरी दिख सकती है ग्लास, कुछ को आधी खाली दिख सकती है। मैं ग्लास को आधी भरी देखने का आदी हूँ। मैं इतना निराशावादी नहीं रहता आम तौर पर कि मुझको खाली हिस्सा दिखे रहे तो खाली है ग्लास आधी। तो मैं अपनी उसी आशावादिता के साथ मैं एक खबर लेकर आपके बीच हूँ कि छत्तीसगढ़ में यहाँ की राज्य सरकार और यहाँ के एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल रहता है एम्स, इनके बीच में एक MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक किस्म की एक साझा सहमति जैसी रहती है। वो ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार, यहाँ की पुलिस, यहाँ की जांच एजेंसियाँ अगर नार्को टेस्ट के लिए किसी को भेजेंगी एम्स में तो एम्स उसका नार्को टेस्ट करेगा। सरकारों के बीच का मामला है, कोई ज़्यादा रुपए पैसे भी आड़े नहीं आते। मैं इस बात को भी साफ कर देना चाहता हूँ कि ये पिछले साल अक्टूबर में जब भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार थी राज्य में, तब ये हुआ है, ये MOU, ऐसी खबरें हैं। इसके पहले का छत्तीसगढ़ का एक चर्चित, बहुत चर्चित नार्को टेस्ट था राजधानी रायपुर में। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का एक घोटाला हुआ था। एक कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पे बनाया गया था महिलाओं ने। नाम से अगर आपको अंदाज नहीं लग रहा है तो मैं साफ कर दूं, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई करीब दर्जन भर महिलाओं ने मिलकर इसको बनाया था। हो सकता है कि उनके परिवारों के पुरुष कांग्रेस नेता उनके पीछे हों। इनमें से कुछ महिलाएं कांग्रेस की नेता थीं, कुछ महिलाएं कांग्रेस के पुरुष नेताओं की पत्नियां थीं। कुल मिलाकर इनमें से तकरीबन हर महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। एक बड़ा घोटाला हुआ था उसमें। वहाँ का पैसा जो है उसको लोगों ने लोन पे ले लिया था, करोड़ों रुपए, 20 करोड़, 28 करोड़, ऐसा कुछ बड़ा सा पैसा उसका निकल गया। बैंक एकदम दिवालिया हो गया, खाली हो गया। जिन जमाकर्ताओं के पैसे वहाँ पर थे, छोटे छोटे लोगों के पैसे थे, कुछ मिल पाए होंगे, कुछ नहीं मिल पाए होंगे। मैं अभी उस क्राइम पर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक पर, जिसमें सारी की सारी महिलाएं थी, डायरेक्टर्स उसकी जब जांच हुई तो पता लगा कि कांग्रेस से ही जुड़े हुए कारोबारियों ने वो पैसा एक किस्म से वहाँ से लूट लिया था। अलग अलग नामों से लोन लिया, उसको वापस नहीं किया, इस तरह से ले लिया था पैसा। वहाँ का जो मैनेजर था उस समय, उमेश सिन्हा नाम का, छत्तीसगढ़ की सरकार की जांच एजेंसी ने उसका नार्को एनालिसिस करवाया था। अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो हैदराबाद या बेंगलोर कहीं पर हुआ था वो नार्को एनालिसिस। उस नार्को एनालिसिस की एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी, 1 घंटे करीब की। वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उसमें उमेश सिन्हा ने, नार्को टेस्ट होता क्या है, एक रसायन रहता है, एक दवा रहती है जिसको
शरीर में इंजेक्शन से डाल दिया जाता है। उससे नशे जैसा जो भी असर होता है, जब वो नशे का असर ढलान पर रहता है, उस वक्त कैमरे के सामने माइक्रोफोन लगाकर कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर पहले से तैयार की गई एक लिस्ट के सवाल करते हैं। उस पर जो भी वो जवाब देते हैं उनको ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, कागज़ पे भी शायद लिखते होंगे। ये नार्को टेस्ट होता है। तो उमेश सिन्हा का जो मैनेजर था इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक का, उसका नार्को टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट में उसने क्या क्या नहीं कहा था। उसने बहुत सारी बातें कही थी। उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उनको घर जाकर पैसा देना गिनाया था। बीजेपी के 2, 3, 4 और बड़े मंत्री थे, उनको घर जाकर पैसा देना उसने गिनाया था। ये सीडी जो है ये लंबे समय तक बवाल की वजह बनी रही। कांग्रेस पार्टी भी शायद इसको ठीक से नहीं उठा पाई इस मामले को, क्योंकि इसके जितने नेता थे, जितनी महिलाएं थी, उसमें कुछ तो गुजर भी गई। जो बाकी थी वो सब कांग्रेस नेताओं के परिवारों की महिलाएं थीं। इसलिए भी भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने 5 साल में उसमें कुछ खास नहीं किया। आपको एक बात बतला दूं मैं कि सरकार ने, भूपेश सरकार ने बिलासपुर के अपने एडवोकेट जनरल ऑफिस के एक वरिष्ठ वकील को इंदिरा प्रियदर्शिनी केस का इंचार्ज बनाया, जो रायपुर की जिला अदालत में चल रहा था। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। हाईकोर्ट के वकील को लाकर जिला अदालत में व्यस्त नहीं किया जाता है। किया उन्होंने यहाँ पर वो वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी पेश की, जो बरसों से चले आ रही थी, बहुत साल से चले आ रही थी, जो टुकड़े टुकड़े में हवा में थी, इंटरनेट पर थी। मैंने भी देखी है पूरी रिकॉर्डिंग, 50 मिनट 58 मिनट कितने की है वो, उसको देखा है मैंने। वो उमेश सिन्हा क्या क्या कह रहा है। तो वकील साहब बिलासपुर से आके यहाँ रायपुर की जिला अदालत में वो मामला लड़ रहे थे। उन्होंने सबूत वगैरह उस रिकॉर्डिंग को दोबारा पेश किया था। ऐसा लग रहा था कि चुनाव के पहले पहले, विधानसभा चुनाव के पहले पहले वो किसी किनारे पर पहुंच जाएगी रिकॉर्डिंग। लेकिन मुझको जो पर्दे के पीछे की कहानी पता लगी है वो ये है कि सरकार जो है उसके पास कुछ जानकारी आई उस मामले की, और भूपेश बघेल सरकार के हाथ पांव थोड़े ठंडे पड़ गए। कुछ ऐसे नाम उसमें केस में जुड़े हुए मिले कि अगर ये अदालत में किसी किनारे मामला पहुंचेगा तो उसमें कुछ बड़े बड़े लोग और घिर सकते हैं। तो सरकार ने आगे बढ़ना रोक दिया। मुझको ये पता लगा है कि अभी कोर्ट में केस है, रायपुर की जिला अदालत में केस है। पिछली सरकार के रहते रहते ही सरकार ने खुद ही अपना उत्साह जो है उसको शांत कर लिया। अदालत में मामला आगे नहीं बढ़ पाया। तिकड़ा में कई तरह की रहती है, अदालत में आगे बढ़ाना है तो, और नहीं बढ़ाना है तो। नहीं बढ़ाना सबसे आसान रहता है। तो ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नार्को टेस्ट का ये हाल था। मैं आपको दूसरी बात बतलाता हूँ, थोड़ी सी बुनियादी बात। नार्को टेस्ट है क्या? नार्को टेस्ट रहता है कि एक रसायन, एक दवाई है, उसको आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, उससे आप एक अलग दिमागी हालत में पहुंच जाते हैं। उसका नशा जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं और माना जाता है कि आप उस उतरते नशे की हालत में बहुत ज़्यादा सोच समझकर झूठ नहीं बोल सकते, आप इतना होश में नहीं रहते हैं, ऐसा माना जाता है। भारत के कानून के मुताबिक नार्को टेस्ट की सहमति लेनी पड़ती है, जिसके ऊपर करना है नार्को टेस्ट, वो अगर तैयार होते हैं तो ही नार्को टेस्ट हो पाता है। दूसरी बात, नार्को टेस्ट में जो जानकारी सामने आती है, क्या उसका सबूत के तौर पर कोई इस्तेमाल होता है? इस बारे में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी है, मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, उसका एक रिसर्च पेपर है। वो कहता है अ नार्को एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट है सम वैलिडिटी, उसकी कुछ वैधानिकता है,
कुछ नार्को टेस्ट की कुछ वैधानिकता है, लेकिन वो अदालत में पूरी तरह से मान्य नहीं है। उसके जो सबूत मिलते हैं, जो बयान मिलता है, अदालत में पूरी तरह से मान्य नहीं है। अदालत का ये मानना है कि जैसी स्थितियों में आपने ये जांच की है, जैसी स्थितियों में आपने इन सवालों को हासिल किया है, उसके ऊपर भी अदालत गौर करती है। तो ये पूरी तरह से सबूत नहीं है, लेकिन नार्को टेस्ट से जो नतीजे निकलते हैं, जो जानकारियां उसमें मिलती है, जो बयान उसमें मिलता है, उसको अदालत में मान्यता प्राप्त सबूत जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बतलाता हूं, मैं जिसके ऊपर नार्को टेस्ट हुआ उसने कहा कि मैंने फलानी जगह पर पेट्रोल पंप के पीछे की 16 एकड़ ज़मीन उस पैसे से खरीदी थी और मेरे चाचा के नाम पे रजिस्ट्री कराई थी। ये जानकारी जांच एजेंसी को खुद होके नहीं मिली थी। अब नार्को टेस्ट में अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो उसके आधार पर जांच एजेंसी अदालत में मान्य एक सबूत जुटा सकती है, जो अदालत को मंजूर होगा। तो सबूत जुटाने के लिए, जानकारी पाने के लिए नार्को टेस्ट का इस्तेमाल हो सकता है। ये कानून का पेपर ये कहता है, रिजल्ट्स ऑफ सच टेस्ट कैन बी यूज्ड टू गेट एडमिसिबल एविडेंस, कैन बी कोलैबोरेटेड विद अदर एविडेंस आर टू सपोर्ट अदर एविडेंस। दूसरे जो सबूत हैं, उन सबूतों की पुष्टि करने के लिए, उन सबूतों को मजबूती देने के लिए, उन सबूतों को और वजन देने के लिए भी नार्को टेस्ट के नतीजों का इस्तेमाल हो सकता है। एक दूसरा पेपर है, वो बतलाता है नार्को टेस्ट पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है, इनको पूरी तरह से निष्कर्ष देने वाला, पूरी तरह से निर्णायक सबूत नहीं माना जाता है। ये संभावनाओं पर काम करने वाला सबूत रहता है ये। लेकिन नार्को एनालिसिस के मार्फत जो जानकारी मिलती है, उसका इस्तेमाल अदालत में सबूत जुटाने के लिए किया जा सकता है। कुल मिलाकर जांच का एक औजार है ये। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ। मैं ज़्यादा कानूनी नुक्ताचीनी करना नहीं चाहता, बहुत विद्वान जानकार लोग उसके लिए हैं। मैं तो इसके ऊपर आता हूँ कि जिन लोगों के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगते हैं, बड़े बड़े, और जो पब्लिक लाइफ में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि या पब्लिक लाइफ, पब्लिक सर्वेंट, ये कौन कौन है? इसमें नेता भी आते हैं, अफसर भी आते हैं, जो सरकारी तनख्वाह पाते हैं वो कर्मचारी भी आते हैं। मेरा ये कहना है, झीरम घाटी का हमला, नक्सल हमला, जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे नेता मारे गए थे, कितने साल हो गए हैं उसको, तब से आज तक ये विवाद खत्म नहीं हो रहा है कि वहाँ के एक विधायक बस्तर के कवासी लखमा, वो भी उसमें शामिल थे, काफिले में शामिल थे, लेकिन नक्सलियों ने उनको जाने दिया कि तुम जाओ। बाकी लोगों को छांट छांट कर मारा था। कवासी लखमा को कहा कि कवासी लखमा तुम जाओ। एक मोटरसाइकिल पे बैठ के वो चले गए, थाने पहुंचे या पुलिस में गए, जहां भी गए। कई लोगों का कहना है कि कवासी लखमा जो है उसको छोड़ा क्यों नक्सलियों ने। कुछ लोगों का आरोप है कि कवासी लखमा नक्सलियों से मिले हुए थे, इसलिए जब नक्सलियों ने कांग्रेस के एक एक नेता को, नंद कुमार पटेल को, महेंद्र कर्मा को, विद्याचरण शुक्ल को छांट छांट के, देख देख के, नाम पूछ पूछ कर गोलियां मारी, उस वक्त कवासी लखमा अकेले थे जिसको जाने दिया तुम जाओ। ये आरोप चल रहे हैं दोनों तरफ से लंबे समय से। मुझको अगर ठीक याद पड़ रहा है तो कवासी लखमा अस्पताल में भर्ती थे और कांग्रेस के एक बड़े नेता देखने गए कवासी लखमा को। वहाँ उन्होंने उसका गाल थपथपाते हुए कहा कि तेरे क्यों छोड़ दिया, उन्होंने तेरे क्यों जाने दिया वहाँ से। ऐसा कोई वीडियो आया था। अब मैं सोचता हूँ कि मैं अगर कवासी लखमा की जगह रहता तो मैं कहता कि मैं नक्सलियों के साथ मिला हुआ हूँ या नहीं मिला हुआ हूँ। इसको लेकर अगर आप नार्को टेस्ट में मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए।
मैं नार्को टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मैं पब्लिक लाइफ का व्यक्ति हूँ, जनता ने मुझको चुनकर भेजा है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को मैं साफ करूं। मैं अगर रहता कवासी लखमा की जगह तो ऐसा करता कि आप मेरा नार्को टेस्ट करा लो या आरोप लगाना बंद करो। तो जिस वक्त ये हमला हुआ था उस वक्त तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की बीजेपी की सरकार थी। अगर मैं रहता कवासी लखमा की जगह और मैं ऐसा कहता तो शायद सरकार के ऊपर ये एक जिम्मेदारी आ जाती कि वो खुद कह रहे हैं, आपकी पार्टी आरोप लगाती है तरह तरह के, तो आप जांच कराओ, उसका नार्को टेस्ट कराओ। उस समय तो हैदराबाद, बेंगलोर कहीं लेके जाना पड़ता, अहमदाबाद लेके जाना पड़ता। अब तो रायपुर के एम्स में हो रहा है। अब एक टेस्ट हुआ है, ऐसी एक खबर छपी है। तो मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि नेताओं के ऊपर, बड़े अफसरों के ऊपर जो बड़े बड़े आरोप लगते हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी होते हैं, जेल में रहते हैं। ईडी, इनकम टैक्स, एसीबी, ईओडब्ल्यू जो राज्य की भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसी है, ये मुकदमे भी चला रही है बहुत सारे लोगों के ऊपर, जिनमें मौजूदा अफसर हैं, रिटायर हो चुके अफसर हैं, नेता हैं। कई लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, चार्जशीट, आरोप पत्र पेश हो चुके हैं। मैं बाकी लोगों के बारे में नहीं जानता, जो धंधेबाज लोग हैं, जो निजी जिंदगी के लोग हैं, उनके बारे में नहीं जानता। लेकिन मुझको लगता है कि जो सरकारी नौकरी के जो लोग हैं, जो पब्लिक ऑफिस जिसको कहा जाता है, तनख्वाह पाते हैं जो सरकार से, उनका क्या जिम्मा होना चाहिए ऐसे आरोपों पे? गिरफ्तारी भी हो गई है, जेल में भी पड़े हुए हैं, आईएएस अफसर भी पड़े हुए हैं। पिछले सरकार की एक चर्चित डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया भी पड़ी हुई है। महिला पुरुष आईएएस अफसर पड़े हुए हैं जेल में। क्या करना चाहिए इनको? क्या इनको भी अपने आप को नार्को टेस्ट के लिए सामने रखना चाहिए? मैं दूसरी बात कहता हूं, पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल। सरकार के कामकाज के बारे में भ्रष्टाचार, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, कई तरह के आरोप लगते रहे। कांग्रेस और भूपेश बघेल लगातार उसका खंडन करते हैं। क्या पब्लिक ऑफिस में रहे हुए लोग जो कि सरकारी तनख्वाह, सरकारी सहूलियतें पाते थे, शपथ ली हुई थी जिन्होंने पद की, क्या उनको अपने आप को नार्को टेस्ट के लिए सामने रखना चाहिए? बहुत सारे ऐसे मामले हैं, मैं एक एक करके नाम गिनाऊंगा तो छत्तीसगढ़ में दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों बड़ी पार्टी के बहुत सारे नेता जो हैं, बहुत सारे मंत्री स्तर के लोग, मुख्यमंत्री स्तर के लोग, बहुत सारे लोग इस घेरे में आएंगे कि आप नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हो अपना। जब आपके खिलाफ इतने आरोप लगे हैं, ईडी ने, आईटी ने कोर्ट में लगाए हैं, एसीबी चला रही है मुकदमा, रमन सिंह के समय से प्रोसिक्यूशन चल रहा है। आपको ध्यान है, मैंने अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला नाम के दो आईएएस अफसरों के बारे में बहुत लिखा है, बहुत कहा है मैंने वीडियो पे। इनकी जगह अगर मैं रहता और मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगते, इतने बड़े बड़े, तो मैं क्या करता? शायद मैं कहता, चूंकि मैं तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति था और आलोक शुक्ला को तो रिटायर होने के बाद भी सरकार ने दोबारा रखा, उनके ऊपर मामला मुकदमा चल रहा था, शायद जमानत पे थे बाहर, फिर भी उनको रखा। तो क्या ऐसे लोगों की जवाबदेही नहीं बनती है अपने आप को कहें कि आप मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो, आप मुझको नार्को टेस्ट से गुजार लो, जो पूछना है पूछ लेना। नार्को टेस्ट करते हुए जांच एजेंसी ये नहीं पूछ सकती कि आपने बचपन में कोई चोरी की थी कि नहीं, कॉलेज के समय किस लड़की से आपका चक्कर था, आज आपके कोई अवैध संबंध तो नहीं है, ये नहीं पूछ सकती वो। उसके सवाल तय रहते हैं, उसके सवाल मामले से जुड़े हुए रहते हैं और कोई सवाल नहीं पूछ सकते। जो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का नार्को टेस्ट हुआ था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप देखें, नेट पर अवेलेबल है वो, तो उसमें दक्षिण भारत की कोई एक महिला है, डॉक्टर है शायद, वो सवाल कर रही है। कई बार
उमेश सिन्हा जवाब नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा गाल थपथपाती है जोर से, थप्पड़ मारना भी कह सकते हैं कि बताओ बताओ। तो उनका दक्षिण भारतीय टोन जो है हो सकता है कुछ दिक्कत खड़ी करता हो। अब तो यहीं पर होना है, छत्तीसगढ़ में होना है, एम्स में होना है, कोई छोटी मोटी लैब नहीं है, एम्स बड़ी जगह है, सरकारी डॉक्टर करेंगे सब। किसको किसको करना चाहिए ऐसा, मैं सोच रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला सामने आया कि भूपेश बघेल सरकार के चलते हुए अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला, इन लोगों ने अपनी ही एसीबी ईओडब्ल्यू में, जहां इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, जो जांच एजेंसी इनके ऊपर मुकदमा चला रही थी अदालत में, उस जांच एजेंसी के अफसरों, उस जांच एजेंसी के वकील, उनके साथ में मिलके जो गवाह इनके खिलाफ थे उनके ऊपर दबाव डाल के उनके बयान पलटवाए गए, जांच रिपोर्ट के पैरा निकाल दिए गए। मैं नहीं कह रहा हूं, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर ईडी सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल रही है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं उसको सच झूठ में नहीं तौल रहा, मैं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को जो कहा है केवल वो बात कह रहा हूं। तो पूरी गिरोहबंदी करके भूपेश सरकार के 2 आईएएस अफसरों ने, जो सबसे ताकतवर अफसरों में से थे, उन्होंने अपने खिलाफ चल रही जांच को खुद ही कंट्रोल में रखा, खुद ही गाइड किया, इसको यहाँ कमज़ोर करो, यहाँ कमज़ोर करो, ये हटाओ, जांच रिपोर्ट से ये हटाओ, इस गवाह को तोड़ो। जांच एजेंसी का वकील शायद इनके मातहत काम कर रहा था, ऐसी रिपोर्ट है, ऐसे चैट मिले हैं व्हाट्सएप पर ईडी को जो पेश किए हैं उसने सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इससे भी बढ़ के यह है कि इन लोगों को जो जमानत मिली थी इन आईएएस अफसरों को, उस जमानत के लिए, ये ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उस जमानत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जज, उनके भाई चीफ सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी के मार्फत जज से, एडवोकेट जनरल जो थे उनके मार्फत हाईकोर्ट जज से संपर्क किया गया। चीफ सेक्रेटरी को एक अगला कार्यकाल योजना मंडल के उपाध्यक्ष का मिला, लंबा कार्यकाल वो मिला। एक किस्म से भूपेश सरकार ने मेहरबानी की, और जिन 2 अफसरों का नाम मैं ले रहा हूँ यही सरकार को हाँक रहे थे अलग अलग कैपेसिटी में। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब इतने आरोप, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ महीने पहले ये कहा था कि न्यायपालिका के व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सीलबंद लिफाफे में आपको दे रहे हैं जानकारी, सीलबंद लिफाफे में दे रहे हैं, हम खुली अदालत में बोलना नहीं चाहते, न्यायपालिका के व्यक्ति के बारे में है। अब उन्होंने कहा है कि ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जज, उसने जमानत दी इन लोगों को, ये ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है। मैं सोचता हूं मैं वो जज रहता तो क्या करता। मैं अगर जज रहता तो या तो मैं इस्तीफा दे देता और कहता कि मेरे खिलाफ जो जांच करनी है उसके लिए मैं उपलब्ध हूं, ऐसा कहता, या मैं कहता मेरा नार्को टेस्ट करवा लो। हाईकोर्ट जज बहुत बड़ा होता है, हिंदुस्तान में कितने लोगों को नसीब होता है हाईकोर्ट जज बनना। मैंने तो निचली जिला अदालतों के जज बने लोगों को रिटायर हो जाते देखा है, हाईकोर्ट जज नहीं बन पाते, इक्का दुक्का कोई बनते होंगे। मैं अगर रहता ऐसा हाईकोर्ट जज जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे थे कि मेरी बेटी और मेरे दामाद के सीवी, उनका परिचय ऐसे अफसर को दिया गया था जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, जिसको जमानत की अर्जी लगाई हुई है, जिसने उसको दिया गया और किसी किस्म की मेहरबानी मांगी गई। इतना बड़ा आरोप अगर मेरे ऊपर लगता तो मैं क्या करता? मैं कहता कि मेरा नार्को टेस्ट कराइए, क्योंकि हाईकोर्ट जज की बात है, वो किसी अखबार के रिपोर्टर की या संपादक की बात नहीं है, हाईकोर्ट जज की बात है, संवैधानिक पद है। आप हाईकोर्ट जज के बारे में कुछ कहें कंटेम्प्ट लग जाता है, अवमानना, अदालत की अवमानना।
मैं जो कह रहा हूँ इसके बारे में भी हो सकता है कुछ लोग जाकर भड़काएं जज को कि आप तो कंटेम्प्ट लगा दो इस आदमी के ऊपर, देखेंगे भुगतेंगे उसको। मैं रहता अगर जज तो मैं ये करता, अपने आप को कहता, लिख के भेजता कि मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कृपया मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट, झूठ पकड़ने की जांच और नार्को टेस्ट ये करवा लीजिए। ये अफसर रहता मैं तो भी मैं यही करता। ऐसे बहुत सारे ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं जिनको यही करना चाहिए, जिनको यही करना चाहिए। मैं आपको एक दूसरी बात बतलाता हूं। रंजन गोगोई हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस थे। उनके ऊपर उनके बंगले के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने सेक्स शोषण का आरोप लगाया था। आमतौर पे क्या गाइडलाइन है ऐसे मामले में? कामकाज की जगह पर अगर महिला का देह शोषण होता है, यौन शोषण होता है, तो एक विशाखा गाइडलाइन थी पहले, बाद में शायद दूसरा कानून बन गया है। वो सबसे पहले उस व्यक्ति को अलग करना चाहिए, फिर उस व्यक्ति से वरिष्ठ किसी महिला को एक जांच कमेटी का मुखिया बनाना चाहिए। उस जांच कमेटी में बाहर के लोगों को भी रखना चाहिए। उस व्यक्ति को अपने काम की जगह से हटा देना चाहिए। जैसे किसी थानेदार पे अगर ऐसा आरोप लगे तो उसको सबसे पहले थाने से हटाओ, फिर उससे वरिष्ठ कोई महिला पुलिस अधिकारी जो डीएसपी होगी या और बड़ी होगी उसको कमेटी में रखो। कानून बड़ा साफ था इस मामले में, लेकिन चीफ जस्टिस उस वक्त के रंजन गोगोई ने क्या किया था? खुद बैठ गए थे बेंच पे सुनवाई करने के लिए अपने खिलाफ, खुद बैठ गए थे। माहौल कुछ अदालत का ऐसा रहा होगा कि एक रंजन गोगोई कटघरे में है, एक रंजन गोगोई का वकील बनकर सामने है, एक रंजन गोगोई जज बनकर मामले को सुन रहा है। मैं अगर रहता रंजन गोगोई की जगह तो क्या करता? मैं कहता कि ये बहुत बड़ी बात है, मैं अपने आप को तमाम अदालती कामकाज से परे कर रहा हूं। पहली बात, मुझसे वरिष्ठ कोई महिला जज नहीं है, तो ये कमेटी जैसा तय करना है बाकी जज इसको तय करें, मैं इस मामले से अलग हूं और मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट और मेरा नार्को टेस्ट करवाया जाए। जो देश आपको, जो लोकतंत्र आपको देश का सबसे बड़ा जज बनाता है, न्यायपालिका का मुखिया बनाता है, उस न्यायपालिका में रहते हुए आपने मुखिया रहते हुए क्या न्याय किया? न उस महिला के साथ किया, न परंपराओं के साथ किया, न देश के कानून के साथ किया। उनको अपने आप को पेश करना था नार्को टेस्ट के लिए। मैं नार्को टेस्ट वाली इस खबर को लेकर ही सोच रहा हूं। मैंने कुछ लोगों से दिल्ली में बात की, कानून के जानकार लोगों से बात की, नौकरशाही के जानकार लोगों से बात की, उनसे समझने की कोशिश की। उनका दिमाग जो है थोड़ा सा सरकारी हो चुका है, पूरी ज़िंदगी सरकारी नौकरी करके, तो वो मुझको ये समझाते रहे कि ये अदालत में मान्य कानून, मान्य सबूत नहीं रहेगा, ये एडमिसिबल एविडेंस नहीं रहेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सार्वजनिक जीवन जो है वो एडमिसिबल एविडेंस रहे कहीं जरूरी नहीं है। सार्वजनिक जीवन में अगर आप इतनी ऊंची ऊंची जगहों पे पहुंचे हुए हैं, और बहुत से तो ऐसे ओहदे हैं जिसमें आपकी कोई जांच नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर लगे आरोप की जांच, उसमें कमेटी कैसे बनेगी? किसको रखेंगे? उस वक्त तो महिला राष्ट्रपति भी नहीं थी, क्या राष्ट्रपति को कमेटी में रख लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर रहते कितने लोग हैं? शायद 2 लोग 3 लोग, शायद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अगर होंगे ऊपर तो होंगे, और तो नहीं रहते हैं कोई ऐसे। किसको रखेंगे आप जांच कमेटी में? तो मुझको लगता है कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनको अपने आचरण के बारे में, जब कभी कोई गंभीर आरोप लगते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि सुबह आप ये तय करो कि रोज़ ऑफिस का काम करने के बाद मैं फोरेंसिक लैब आ जाऊंगा, दिन भर के काम के बाद आप मेरा नार्को टेस्ट करा लेना कि आज दिन में मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर लगता है, उस वक्त तो हो जाए आपका नार्को टेस्ट। और ख़ासकर जब आप संविधान की शपथ लेकर आए हैं, आप सरकारी नौकरी में सर्विस कंडक्ट रूल, नौकरी की सेवा शर्तों से बंधे हुए हैं, जनता के पैसों पे आप तनख्वाह पाते हैं, आपकी जवाबदेही थोड़ी ज़्यादा है। और मैं तो अपने आसपास के लोगों के लिए एक सुनहरा मौका देखता हूँ कि जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं, अगर आप कोई पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं, अगर आप सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट जज हैं, आपके ऊपर कोई गंभीर आरोप लगते हैं, जांच एजेंसी सबूत पेश कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये नार्को टेस्ट के लिए खुद होकर एक प्रस्ताव रखना कि मैं चाहता हूँ मेरा नार्को टेस्ट हो, मैं चाहता हूँ बेदाग निकलना, आप मेरी जांच करवा लीजिए, नार्को टेस्ट करवा लीजिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आप बताइए मुझको, क्यों नहीं होना चाहिए? किसी के ऊपर बड़े बड़े ओहदों पे मैं कहता हूँ बाबू से चालू मत कीजिए, उतना एम्स के पास समय भी नहीं होगा, 4 डॉक्टर लगते हैं। आप ऊपर से चालू कीजिए पैमाना। अब जिला अदालत के किसी जज को भी मत कीजिए, हाई कोर्ट के जजों को तो जवाबदेह बनाइए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों को तो जवाबदेह बनाइए। बहुत सारे लोगों के बारे में सबको मालूम है वो क्या हैं, सबको मालूम है, चलिए उतना बर्दाश्त कर लेता है लोकतंत्र। लेकिन जब आपके खिलाफ कोई पुख्ता लगता हुआ मामला सामने आता है, क्या उस वक्त बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों को पेशेवर मुजरिम की तरह बचना, कतराना ये अच्छा लगता है? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष है एक, क्या नाम है उसका, रामगोपाल अग्रवाल नाम है शायद, मैं इतना भूल भी नहीं गया था, मैं थोड़ा नाटक कर रहा था। उनके घर पे एक बार मैंने भी नाश्ता किया है तो मुझको याद है, लेकिन तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है, वो नमक निकल चुका है मेरी रगों से, अब मैं खुलकर बोल सकता हूँ। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी पार्टी के छत्तीसगढ़ के कोषाध्यक्ष हैं तो जाहिर है संपन्न भी होंगे। गरीब को तो कोई कोषाध्यक्ष नहीं बनाता। आपको बताऊं, मैं बहुत गरीब को कोई दुकानदार गल्ले पे भी नहीं बैठाता, कैश पे। गरीबी को लोग खतरनाक मानते हैं कि गरीब है वो बेईमानी कर सकता है, पैसे वाला जो है उसको बेईमानी की जरूरत क्या है। मैं नहीं जानता, आज जब चारों तरफ लोग जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं, अस्पताल में भी भर्ती हो जाते हैं बड़े बड़े लोग, उस वक्त में रामगोपाल अग्रवाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष फरार चल रहे हैं साल भर से, ऐसा सुन रहा हूँ मैं, फरार चल रहे हैं। मुझको तो लगता है कि कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, जो कहती है गांधी नेहरू की पार्टी है, आप बतलाइए मुझको, गांधी के ऊपर ये आरोप लगता कि तुमने पैसा खा लिया है। तुम जो ब्रिटेन गए थे वहाँ मिलने के लिए, या माउंटबेटन से मिलने गए थे, तो तुमने पैसा खा लिया, तुमने 2 किलो सोना उनसे ले लिया, ऐसा गांधी के ऊपर आरोप लगता तो क्या करते गांधी? मुझको नहीं मालूम है उस वक्त नार्को टेस्ट था कि नहीं। गांधी पहली बात तो आमरण अनशन चालू कर देते और कहते कि मेरी जांच करवाई जाए पूरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, टीएस सिंहदेव उनके सबसे वरिष्ठ मंत्री थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे 2.5 साल के बाद के। उनके ऊपर उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कि टीएस सिंहदेव मेरी हत्या की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बात थी, मुझको ठीक शब्द याद नहीं, बात ऐसी ही थी। टीएस सिंहदेव विधानसभा छोड़ के निकल गए थे कि इसकी जांच करवा ली जाए, जांच में मैं बेकसूर निकलूं तो ही मैं विधानसभा में आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। मुझको लगता है अपनी ही पार्टी के विधायक के बारे में ऐसा कहना और निकल जाना, बड़ी बात कहकर निकलना था वो। मैं उस बात के लिए उनकी तारीफ करता हूँ, उन्होंने कम से कम एक नैतिक रीढ़ की हड्डी तो दिखाई।
कि आप जांच करा लीजिए कि मैंने इनको मारने की साजिश की है क्या, हत्या की साजिश की है क्या, उसके बाद ही मैं आऊँगा। चले गए थे छोड़कर विधानसभा। क्यों नहीं जाना चाहिए और लोगों को? मुझको तो लगता है कि अगर आप सच में ही जन नेता हैं, अगर आप सच में ही बड़े अफसर हैं, अगर आप सच में ही बड़ी अदालत के जज हैं, आपको तो सीधा जाना चाहिए एम्स, वहाँ बैठ जाना चाहिए थोड़ी देर और फ़ोन लगा के सरकार को कहना चाहिए आप मेरे नार्को टेस्ट का आदेश भेजो। जो औपचारिकता है पूरी करते रहना, मैं अभी चिट्ठी पे साइन कर देता हूँ, आप कागज़ भेजो, मैं अपनी सहमति दे रहा हूँ। 1-2 दिन वहाँ रहना चाहिए। नेता लोग तो सड़क किनारे भी धरना दे देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, क्या दिक्कत है रहने में? हाईकोर्ट जज को भी कम से कम देखने मिलेगा एम्स की क्या हालत है, मरीजों की क्या हालत है। अगर बेदाग निकल जाएंगे नार्को टेस्ट से, वैसे भी एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, वो केवल इशारा करता है, आप जो बोलोगे उसी को सुनेगा। आप अगर कहोगे कि हाँ मेरे भाई ने मुझको कहा था, मैंने अपने बेटी दामाद के प्रमोशन के लिए, उनको नौकरी दिलवाने के लिए ज़मानत दी थी, तो वहाँ पे दर्ज होगा। अगर नहीं आपने की तो आप बेदाग वहाँ से निकल जाओगे। सर्फ की जो सफ़ेद चमकार वाली जो सफ़ेदी रहती है, वैसे धुल कर आप साफ निकल जाओगे बेदाग, उसमें क्या डर है? अरविंद केजरीवाल है जिस पर शराब नीति को बनाने बिगाड़ने के लिए 300 करोड़ रुपए लेने का आरोप है, जेल में, बहुत समय से जेल में है। उनके आबकारी मंत्री जो थे, सत्येंद्र जैन नाम था शायद उनका, बहुत समय से जेल में है, बहुत समय से। उनके उप मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया, वो भी जेल में है। अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। जमानत के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाते? हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, जेल जाना पड़ा। अब जमानत लेके बाहर आए, बीच में अपने ही किसी एक भरोसेमंद को मुख्यमंत्री बनाया था। जैसे ही बाहर आए, भरोसेमंद सोरेन ने इस्तीफा दिया और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। मुकदमा तो बरसों चलेगा, बरसों चलेगा। क्या होना चाहिए इसमें? क्यों इनको नार्को टेस्ट के लिए नहीं जाना चाहिए? कुछ तो सच सामने आए। जरूरी थोड़ी है कि आपका कहा हुआ हर शब्द अदालत में सबूत के तौर पे मान्य हो। जांच एजेंसियों की मेहनत कम कर दो, वो भी इसी देश के पैसे पे चलती हैं जांच एजेंसियां। वो रेगिस्तान के रेत के बीच में एक खास कलर का रेत का कण ढूंढें, उससे अच्छा थोड़ी मदद कर दो। आपको थोड़ा सा इंजेक्शन लगेगा और क्या होगा। मैं 2 मामलों को और गिनाना चाहता हूँ। एक छत्तीसगढ़ से शुरू होकर दुबई तक पहुंचा हुआ मामला है महादेव सट्टे का। मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर कि महादेव के नाम पर कोई सट्टा चला सकता है ऑनलाइन। दसियों हजार करोड़ रुपए का है ऐसा कहा जा रहा है। हजारों करोड़ का हिसाब सामने आ चुका है। उसका पैसा किसके किसके पास नहीं पहुंचा। भूपेश बघेल की सरकार के समय ये उनके ही गृह जिले दुर्ग से चालू हुआ है। उसका पैसा बहुत सारे अफसरों के पास गया है, उनका नाम आया है। मेरा कोई सबूत नहीं है। ईडी ने बयान पेश किए हैं अदालत में कि जिन लोगों से उसने स्टेटमेंट लिया है उन्होंने कहा है कि किस किस अफसर को कितना पैसा देते थे। ईडी ने पेश किया है कोर्ट में। एसीबी ईओडब्ल्यू हो सकता है, राज्य की एजेंसी जांच कर रही हो। बड़ा पैसा था, बड़ा पैसा अफसरों को मिला, नेताओं को मिला, जिसको चाहे उसको मिला। जो जाके उनको चमका सके उनको पैसा देते थे। मुझको कहना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक मीडिया संस्थान के बारे में भी ये कहा गया था कि उनको करोड़ों रुपया मिला। मैं नहीं जानता मिला है कि नहीं, अभी तक किसी जांच रिपोर्ट में, किसी बयान में सामने नहीं आया है, लेकिन कहा गया था करोड़ों रुपया मिला। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सब लोगों के कहे हुए के खिलाफ जाकर कई जगह मीडिया में सट्टेबाजी के इश्तहार आए। अब लोग गिरफ्तार हो रहे हैं कई जगह, कई फिल्मी स्टार, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही।
मेरा ये कहना है कि इतना बड़ा जुर्म जो गरीबों को लूट के सट्टे का कारोबार चल रहा था और महादेव के नाम पर चल रहा था, कैसे वो लोग होंगे जो महादेव को मानते हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं कि महादेव सट्टा आज भी चल रहा है। इन लोगों को क्या करना चाहिए जिनके ऊपर आरोप लगा है? आप बताइए, मैं नहीं कहता। जो नेता अफसर जिनके बारे में कहा गया हर महीने इतना पैसा मिलता था, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे सामने किसी ने किसी को नहीं दिया, लेकिन ईडी ने कोर्ट में पेश किया है बयान, हमने इसको इतना पैसा यहाँ ले जाकर इसको दिया है। क्या करना चाहिए उनको बताइए। भूपेश बघेल के सलाहकार थे विनोद वर्मा, उनका नाम आया है। उनके कोई रिश्तेदार भी हैं, विवेकानंद विद्यापीठ है रायपुर शहर में, वहाँ पे पैसा पहुँचाया गया। मुझको लगता है स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक स्कूल खुला हुआ है। मैं अपने जीवन में पहली बार उसको इतने अप्रिय चर्चा में देख रहा हूँ। कोई तो जगह छोड़ दिए रहते। 5 करोड़ रुपया पहुंचाया है वहां पे, ऐसा बयान दिया है किसी ने। क्या करना चाहिए आप बतलाइए मुझको। जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है पैसा लेने का, उनको क्या करना चाहिए? ये एक बात हो गई। मैं इसको ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहता। मेरे किसी से खराब रिश्ते नहीं है, मेरे ठीक रिश्ते हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान की बहुत सारी पहलवान लड़कियों ने आरोप लगाए थे, शायद आधा दर्जन ने, कि भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था एक, भाजपा का सांसद था, बृजभूषण शरण सिंह, 4 हिस्से में नाम है उसका, उसके ऊपर देह शोषण का आरोप लगाया। कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। दिल्ली की पुलिस जो है केंद्र सरकार के मातहत काम करती है, केजरीवाल की पुलिस नहीं है, धोखे में मत रहना। कोई जुर्म दर्ज नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया। आप बतलाइए मुझको, जो भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष था बहुत साल से, मुझको ठीक से याद नहीं है, लेकिन हो सकता है वो द्वापर या त्रेता के समय से अध्यक्ष चले आ रहा हो कुश्ती महासंघ का। सांसद भी है, उस समय सांसद था। क्या करना चाहिए था उसको? मैं अगर बृजभूषण शरण सिंह से ये उम्मीद करूं कि आपको नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, हो सकता है आधा दर्जन पहलवान लड़कियां सब झूठ बोल रही हूं। ये मेडल लेके आई हैं ओलंपिक से, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों से, लेकिन हो सकता है झूठ बोल रही हूं। आप तो नार्को में जाओ, सब लड़कियों को झूठा साबित करो। क्या मेरा ऐसा उम्मीद करना गलत होगा? क्या महादेव ऐप में जिनके नाम पे पैसे लिखे हुए हैं, क्या उनको नार्को में जाना चाहिए? ये उम्मीद करना गलत होगा? सोच के देखिएगा इस बारे में। मैं तो चाहता हूं कि लोकतंत्र में गौरवशाली परंपराएं लागू हों। जो महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, जज हैं, उनको अपने आप को खुला रखना चाहिए। इतना बुरा आरोप मैं सो नहीं पाऊंगा, इतने बुरे आरोप के साथ छाती पे पत्थर की तरह पड़े रहेगा। आप मेरा नार्को करवा लो, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। ऐसी उम्मीद करना चाहिए कि नहीं? तो मैं आज यही कहने के लिए आया हूं कि हमको नार्को टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारी कही हुई हर बात अदालत में सबूत की तरह इस्तेमाल हो सके, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या हम जनजीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं, हमने सरकारी नौकरी की सेवा शर्तों को मानते हुए सरकार से सहूलियत ली है, तनख्वाह पाई है, क्या जिम्मेदारी बनती है हमारी? आपको सोचना चाहिए इस बारे में। जितने बड़े हैं आप, उतना ज़्यादा सोचना चाहिए। आप जितने बड़े हैं उतना आपको त्यागी मन का होना चाहिए। कोई ऐसा बड़ा आरोप आपके ऊपर लगता है, आपको अपने आप को पेश करना चाहिए।
ये आरोप मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चैन की नींद नहीं सो पा रहा हूँ या सो पा रही हूँ, मेरा नार्को टेस्ट करवा लीजिए, मुझको ऐसा लगता है अगर ऐसा एक सिलसिला शुरू होगा देश में, सार्वजनिक जीवन में शुचिता, ईमानदारी, पारदर्शिता, इसके अगर नए पैमाने तय होंगे, दो लोग एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, दोनों कहें हम दोनों का नार्को टेस्ट करवा लो। मैंने लोगों को देखा है, अगर वो एक धर्म के हैं तो दोनों कहते हैं वहाँ चल के हाथ रख लेते हैं धर्म ग्रंथ पे। हालांकि मैंने एक मामले में एक दूसरे पर झूठा होने का आरोप लगाने वाले दो लोगों को एक ही धर्म ग्रंथ पर, उनका धर्म ग्रंथ था, मैं तो नास्तिक हूँ, हाथ रखकर कसम खाते हुए दोनों को मैंने देखा हुआ है, एक तो झूठा होगा। धर्म ग्रंथ काम नहीं आता, वो तो हर अदालत में धर्म ग्रंथ पे हाथ रखते हैं लोग, दोनों लोग कसम खाते हैं, कोई तो एक झूठा होगा। इसलिए नार्को ठीक है, उसका धर्म से लेना देना नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है नार्को, सब धर्म के लोगों के ऊपर बराबर असर करता है, किसी एक धर्म के लिए उसके मन में पूर्वाग्रह नहीं है। सार्वजनिक जीवन में क्या, सार्वजनिक जीवन के लोगों को गंभीर आरोप लगने पर अपने आप को लाई डिटेक्टर टेस्ट, झूठ पकड़ने वाला टेस्ट और नार्को टेस्ट, इसके लिए पेश करना चाहिए। मेरा आज का सवाल यही है। मेरे पास जवाब कुछ नहीं है, जवाब तो हर एक के पास अलग अलग हैं। हाई कोर्ट जज के पास अलग जवाब होगा, आईएएस अफसर के पास अलग होगा, नेता के पास अलग होगा, मुलजिम के पास अलग होगा, जांच अधिकारी के पास अलग होगा, कोई अपराधी साबित हो चुके हैं उनके पास अलग होगा। ये सबूत की तरह काम नहीं आएगा, लेकिन सबूत ढूंढने में मदद करेगा। सोच के देखिएगा आप इसको। सार्वजनिक जीवन में लोगों को मांग करनी चाहिए, अगर आप हमारा वोट पाते हो, अगर आप हमारे ऊपर राज करते हो, अगर आप नौकरशाह हो, जिसका बड़ा दिलचस्प शब्द, मैं इसके बारे में कुछ दिन से सोच रहा था। नौकरशाह शब्द ऐसा है जो लोकतंत्र की भावना के हिसाब से पहला आधा हिस्सा काफ़ी रहता। नौकर, जनता के नौकर हैं, पहला आधा हिस्सा काफ़ी रहना था। शाह, दिक्कत यह है कि जो रहते हैं वो पहले आधे हिस्से को अनसुना कर देते हैं। जैसे साइकोलॉजी की स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो पहला अंग्रेजी अक्षर साइलेंट रहता है। ऐसे जो नौकरशाह रहते हैं, नौकरशाह शब्द का पहला आधा हिस्सा जो है नौकर, उसको साइलेंट मान के चलते हैं और शाह को ही सब कुछ मानते हैं कि वो शाह है। होना ये चाहिए लोकतंत्र में, शाह साइलेंट रहना चाहिए और नौकर शब्द जो है इसी का उच्चारण होना चाहिए। लेकिन दुनिया किसी भाषा में है नहीं कि आखिरी के हिस्से को साइलेंट कर दो। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी जो है इसको सोचना चाहिए इस बारे में। तो मेरे इस एडिटोरियल में मैं ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि सार्वजनिक जीवन में जब आरोप किस दर्जे के हों, किस जगह पहुँच जाएं, कितने सबूत सामने आ जाएं, तब जाकर तो आपको अपने आप को पेश करना चाहिए नार्को टेस्ट के लिए। सोच के देखिएगा इस बारे में। मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, चिकित्सा शास्त्र का भी जानकार नहीं हूँ, फोरेंसिक साइंस का तो बिल्कुल जानकार नहीं हूँ। सब जगह से पढ़कर, लोगों से बात करके मैं आपका तर्क रख रहा हूँ। मेरा तर्क लोकतांत्रिक है, मैं कानूनी या वैज्ञानिक तर्क नहीं है, लोकतांत्रिक तर्क है। लोकतंत्र में एक पारदर्शिता रहनी चाहिए, लोकतंत्र गौरवशाली परंपराओं की जगह रहनी चाहिए। लोकतंत्र मुजरिमों के वकील की तरह नहीं रहना चाहिए जो मुजरिमों को बचाने का काम करते हैं। लोकतंत्र अपने आप को एक अग्नि परीक्षा के लिए पेश करने का औजार रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए लोकतंत्र। अग्नि परीक्षा से मेरा मतलब आग जला के गुजारना नहीं है। नार्को ही आज की वैज्ञानिक अग्नि परीक्षा है। सोचिएगा, अधिक से अधिक नेताओं को पूछिए, जब इतने आरोप लग रहे हैं, इतने सबूत हैं, आप कहते क्यों नहीं कि नार्को टेस्ट करवा लो मेरा? अफसरों से भी पूछेगा, हालांकि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल रहेगा। आपको अगर मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो
तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, आपको एक संदेश आ जाएगा। और लाइक कीजिएगा, कमेंट लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा ज़्यादा और लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन मुद्दा इतना गंभीर है। लोकतंत्र की हालत बहुत ख़राब है। लोकतंत्र को ताकतवर लोगों ने बंधक बना लिया है। मैं उस बंधक से, किडनैपरों से लोकतंत्र को छुड़ाना चाहता हूँ। आप भी चाहते होंगे, अगर आप आम हैं तो छुड़ाना चाहते होंगे। अगर आप खास हैं तो आप इस स्टेटस को इस यथा स्थिति को जारी रखना चाहते होंगे। अगर आप खास हैं तो मैं बिल्कुल ही आम हूँ, अदना सा व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ लोकतंत्र को इन लोगों के, किडनैपरों के बंधन से मैं मुक्त करा सकूं। आप भी सोचिएगा उस बारे में, अपने दोस्तों को भेजिएगा, इसको पूछिएगा क्या सोचते हैं वो इस बारे में। किसी वकील के चक्कर में मत पड़िएगा, वो आपको बताएंगे एडमिसिबल एविडेंस नहीं रहेगा। मुझको मालूम है, मैं 4 बार बोल चुका हूँ आपको, लेकिन सार्वजनिक जीवन में आ जाए ना वीडियो रिकॉर्डिंग आपने क्या कहा है, मैं उतने में ही आपको ईमानदार मान लूँगा। चलिए चलते चलते अब इतनी बड़ी बात के लिए मैं क्या कहूँ आपसे, कौन सी छोटी मोटी सलाह दूँ। यही सलाह दे सकता हूँ कि अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। किसी एक्सीडेंट की हालत में दोपहिए वाले सबसे पहले जख्मी होते हैं, कार वाले बच जाते हैं। मरते हैं दोपहिए वाले रोज़ रोज़, किसी न किसी दोपहिया मौत की खबर आती है। अपने आप को बचा के रखिए। आप देश के लिए बिल्कुल भी किसी कीमत के न हो, अपने परिवार के लिए आप बहुमूल्य रहते हैं, बेशकीमती रहते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, पत्नी बहन सब के लिए आपकी बहुत कीमत रहती है। महत्वपूर्ण बने रहिए, उनके बीच बने रहिए। हेलमेट न लगा के आप अपने आप को सिर्फ बेवकूफ़ और लापरवाह साबित करते हैं। पुलिस से बच के निकल के आप पुलिस को बेवकूफ़ साबित नहीं करते। ये पुलिस का सिर नहीं है, पुलिस का दिमाग नहीं है। जो दोपहिए पे चल रहे हैं उनका सिर, उनका दिमाग है। उनको बचा के रखना चाहिए अपने परिवार के लिए। सड़क पे फूटे हुए तरबूज की तरह आपका सिर फूटा रहेगा, आपके घर को अच्छा नहीं लगेगा, घर वालों को क्या, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सावधान रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।